तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी क्लास 10th उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 18 काठ का घोड़ा पढ़ेंगे। काठ का घोड़ा, जिसको लिखा है बेटा रतन सिंह ने। किसने लिखा है? रतन सिंह ने। ध्यान देंगे, काठ का घोड़ा किसने लिखा है? रतन सिंह ने। ये कब पैदा हुए थे? 1927 यानी 1927 में। कहाँ पैदा हुए थे बेटा? सियालकोट में पैदा हुए थे, जहाँ पर अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। अब एक सवाल आपसे बन गया, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि रतन सिंह कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो रतन सिंह 1927 में सियालकोट में पैदा हुए थे। ठीक है। अब आपसे एक सवाल और पूछ सकता है बेटा कि रतन सिंह के किन्हीं दो अफसानवी मजमूओं के नाम बताओ। तो आप फटाफट बताएंगे। पहली आवाज़, बंजारे का आदमी, काठ का घोड़ा, पनाह का। एक बार मैं लिख भी देती हूँ। पहली आवाज़। दूसरा है पिंजड़े का आदमी। सॉरी, यहाँ पर बेटा था पिंजड़े का आदमी। पे नू जीम रे। पिंजड़े का आदमी। ये हो गया। इन दो को आप याद कर लेंगे। एक तो आपको याद ही है काठ का घोड़ा, ये तो याद ही हो। साथ में एक याद कर लेना पनाह गाह। बेटे ये रतन सिंह के अफसानवी मजमूए हैं। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, पनाह गाह, ये इन्होंने लिखे। और इनके नॉवेल्ट भी हैं बेटा। नॉवेल्ट ध्यान देंगे। नॉवेल्ट कौन कौन से हैं? तो दर बदरी। क्या है? दर बदरी और उड़न खटोला। क्या है बेटा? उड़न खटोला। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। इससे रिलेट भी सवाल पूछे जाते हैं कि रतन सिंह कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो आप लिखेंगे 1927 में सियालकोट में। अब इनके किन्हीं दो मजमूओं के नाम बताओ, किन्हीं दो अफसानवी मजमूओं के नाम बताओ। तो इसमें आप लिखेंगे पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, पनाह गाह। दो नॉवेल के नाम लिखो, दर बदरी, उड़न खटोला। इस तरीके से आप लिखेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप सभी गेन करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बेटा। काठ का घोड़ा सबक का खुलासा है, ये शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके दिया हुआ है। उस वक्त बंधु बेजान हो रहा था। वो हिल जुल भी नहीं पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था बेटा? हिल जुल भी नहीं, यानी हिल भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल एक जगह साकित हो गया था। बुंदू के ठेले की वजह से अंधेर देव के तंग बाजार में रास्ता तकरीबन बंद होकर रह गया। बुंदू के ठेले के पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर वगैरह की लंबी कतारें लग गई। इन्हीं के बीच में टांगे और रिक्शे भी फंसे हुए थे। जैसे कि आप सभी ट्रैफिक में जब फंसते हैं तो ध्यान देंगे कि किस तरीके से कैसा माहौल होता है। हर कोई परेशान होता है, चाहे वो कार में बैठा हो, चाहे रिक्शे में बैठा हो, चाहे पैदल हो, क्योंकि जब ट्रैफिक जाम होता है तो हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इन्हीं गाड़ियों में बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, कारखानेदार, कारोबारी, सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, फौजी, पुलिस वाले, बाबू, आम आदमी, सौदा सल्फ खरीदने वाली औरतें, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सब लोग सभी रुक गए थे। सभी जाम में, सभी ट्रैफिक में फंस गए थे। यूं तो वजीर अपनी कार में बैठा लोगों से बातचीत कर रहा था, मगर बार बार घड़ी भी देखता जा रहा था। उसका गैर मुल्की वफद से मिलने का वक्त करीब आता जा रहा था। उसका ड्राइवर भी खास परेशान हो रहा था। जो लोग वज़ीर से बातें कर रहे थे वो तो बड़े खुश थे कि उन्हें वज़ीर से इतनी देर बात करने का और अपने मसले रखने का पूरा मौका मिल गया। जाहिर सी बात है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हो तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलने जाते हो, लेकिन ऐसे में जैसे कि ये लोग बैठे हुए हैं कार में और ट्रैफिक लग गया तो उन्हें तो ज़्यादा वक्त मिल गया और वो बड़े खुश हो रहे थे कि अपना सारा मसला इनके सामने रख देंगे, है ना। जब भी हम प्रेसिडेंट या
प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं तो ये मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और अपनी सारी परेशानियां उनको बता दें, लेकिन उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है, इस वजह से टाइम वो कम दे पाते हैं। आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं कि इधर कारखानेदार और कारोबारी सेठ भी बार बार अपनी कारों की गद्दियों पर पहलू बदल रहे थे। उनकी निगाहों में लाखों का घाटा घूम रहा था। आप सभी बस ये काठ का घोड़ा चैप्टर इमेज करना है कि आप ट्रैफिक में फंसे हो और आप इस टाइम चैप्टर पे ध्यान नहीं, आप अपने आप को महसूस करोगे आप किसी रोड पर, किसी सड़क पर हो और आप बुरी तरीके से ट्रैफिक में जाम में फंसे हुए हो और बंधु ने जो है, बंधु की वजह से सारा ट्रैफिक जाम हुआ है, जो कि वो अपना ठेला लेके रोड पे खड़ा हुआ है और उस पर बहुत सारा सामान लदा हुआ है जिसको वो हिला भी नहीं पा रहा है और उसकी वजह से सारा ट्रैफिक रुका पड़ा है। आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं रेलवे ड्राइवर भी खासा परेशान था। वो अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा कर पटक रहा था। उसे गाड़ी लेकर जाना था, उसके लिए वो लेट हो गया था। इधर एक फौजी बार बार अपनी मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा था। उसे डर था कि लेट होने पर कमांडेंट ऑफिसर भारी वजन लदवा कर रोड मार्च करवा देगा। हर कोई परेशान था। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप स्कूल आ रहे हो और ट्रैफिक में फंस गए हो तो आप बहुत बेचैन, बहुत परेशान हो जाओगे कि अरे मैं तो ट्रैफिक में फंस गया, मैं टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगी और स्कूल पहुंचूंगी तो मैम डांटेंगी कि क्यों लेट हुए, मम्मी को फ़ोन करेंगी, पापा को फ़ोन करेंगी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएंगी। ऐसा होता है। कह रहे हैं लेकिन बंधु इन सब बातों से बेनियाज था, बेखबर था। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कौन किसको क्या परेशानी, और वो अपने ठेले में लगा पड़ा था। आज इसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि ठेले आगे बढ़ा सके। उसे बचपन में ख़रीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ जाता है। काठ का घोड़ा बेटा यानी लकड़ी का घोड़ा, जो कि बिल्कुल साकित रहता है, जहाँ पे भी आप रख दोगे उसे वही जगह वो पड़ा रहेगा, समझे ना। वो हिलेगा ना झूलेगा, उसका कोई भी काम नहीं होगा जब तक आप उससे करवाओगे नहीं। मीन्स लकड़ी का घोड़ा है तो वो बेजान ही है, तो उसमें कोई हरकत तो होगी नहीं। तो बंधु भी अपने आप को वही याद कर रहा था कि बिल्कुल अपने आप को काठ की घोड़े के मानिंद समझ रहा था, जो दूसरे बच्चों के खिलौने के सामने बिल्कुल हकीर था यानी बेकार था। उसके साथ के साथ ही कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन किस्मत ने उसे भी काठ का घोड़ा ही बना डाला। बेबस, मजबूर, लाचार बंधु ठेले वाला वो अपने चंदू को पढ़ा भी ना सका, इसलिए उसके दिल में क्या ख्याल आता है, सभी ध्यान देंगे। उसके दिल में ख्याल आता है कि ठेला पहले ही सरक नहीं रहा था, क्यों ना उसे छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। वो रहकर उसके दिल में ख्याल आ रहा है कि एक दिन चंदू को भी यही सब कुछ करना पड़ेगा। यानी वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था कि ना मैंने पढ़ा और ना ही मेरा बेटा पढ़ पा रहा है, जो मैंने किया शायद यही मेरा बेटा भी यही काम करेगा। वो परेशान भी हो रहा था। उसके लिए एक एक कदम उठाना दुश्वार हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, परेशान हो रहा था। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप देखते होंगे अक्सर करके जब ट्रैफिक जाम होता है तो लोगों में लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं, मारपीट भी होने लगता है, क्योंकि लोग फंसे होते हैं, अपने अपने काम के लिए घर से निकलते हैं। अगर वो वक्त पर नहीं पहुँचते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से हर कोई गुस्से के आलम में आकर हॉर्न बजा रहा था। लेकिन वो एक जगह खड़ा है, वो आगे बढ़े, उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो बेटा, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो अल्फाज मायने ज़रूर पढ़ेंगे। अल्फाज मायने पढ़ेंगे तो आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा और आप कोई भी चीज़ लिखने में आसानी होगी। तो जैसे है काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा। वफद नुमाइंदों की जमात। रोड मार्च, हुक्म न मानने पर फौजी की पीठ पर भारी बोझ लदवा कर सड़क पर दौड़ाया जाना। बेनियाज, बेपरवाह, बेखबर, साकित, बेहरकत। साकित मतलब रुका हुआ, जैसे बोलते ना स्टेचू, बिल्कुल ना हिले ना डुले, उसमें कोई हरकत ना हो। अब कह रहे हैं स्वांग मतलब खामोश, नकल, है ना। अब बरअक्स, इसके बरखिलाफ, अपोजिट, विरोध में, अगेंस्ट में, उसको बरअक्स बोलते हैं। ठीक है। महज इतने वक्त में ये काम निपटाना है। महज मतलब सिर्फ।
मुकर्रह तयशुदा, यानी मुकर्रर कर दी गई है ये चीज़ें, इसी तयशुदा टाइम पे ये काम होगा। इस तरीके से बेटा आपको करना है। अब हम सभी चलते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है बेटा, तो आप क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल भी आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही आ रहा है। और आप एग्जाम में भी अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा और आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बेटा यकीन मानिए कि आप क्वेश्चन आंसर छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बस एक मुसीबत आती है उर्दू वालों बच्चों के साथ कि उनको सब कुछ याद होते हुए भी बेटा लिख नहीं पाते। तो मेरा मानना है, मेरा मशवरा है बेटा, ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि जब हम एग्ज़ाम की कॉपी में ही ना लिख पाएँ। तो यहाँ मेरा मशवरा है बेटा, जो भी आप लर्न करो, जो भी याद करो, उसको लिख लिख के लिखने की खूब प्रैक्टिस करो। याद होते हुए भी ना लिख पाओ तो बेटा बड़े दुख की बात होती है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि याद था मैं लिख नहीं पाई। तो आपको जो भी याद करेंगे उसे लिख कर याद करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं बंदूक को काट का घोड़ा क्यों कहा गया। तो मैंने बताया ना, लकड़ी का घोड़ा बेजान है, जहाँ पे रख दोगे वहाँ पे रखा रहेगा, बेसाकित रहेगा, यानी उसमें कोई साकित नहीं होगी, कोई हरकत नहीं होगी, बिल्कुल बेजान। तो कह रहे बंदू अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाया था, इसीलिए उसे काट का घोड़ा कहा गया। बंदू की सुस्त रफ्तारी का असर किन किन लोगों पर पड़ा था। तो बंदू की सुस्त रफ्तारी का असर वजीर पर, कारखानेदारों पर, सेठ साहूकारों पर, इंजीनियरों, डॉक्टरों, फौजियों, कॉलेज और स्कूलों के लड़कों पर और दूसरे बहुत से लोगों पर इसका असर पड़ा था, क्योंकि बेटा सभी के सभी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। हर कोई परेशान था, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। अब कह रहे हैं वजीर की बेचैनी का सबब क्या था। तो वजीर कोई गैर मुल्की वफद से मिलना था, यानी कोई उनसे कोई अलग लोग थे जो कि आए हुए थे दूसरे मुल्क से, उनसे मिलना था इन्हें। ठीक समझ में आ रही है ना बात। वफद बोलते हैं ना बेटा नुमाइंदों की जमात, यानी कोई भी लोग आए थे, कई अलग कंट्री के, अलग मुल्कों के लोग, उनसे मिलना था, मीटिंग करनी थी उनको। ठीक है। बेचैनी कह रहे हैं वजीर कोई गैर मुल्की वफद से मिलना था, इसलिए देर होने की वजह से उसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। चौथा सवाल है बेटा, कारोबारियों के लिए पल के माने लाखों के घाटे क्यों है। कह रहे हैं देर हो जाने की वजह से कारोबारियों का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए मुसन्निफ ने पल के मानी लाखों के घाटे से लिया है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेंगे। पल के मानी क्या है। पल के मानी है लाखों के घाटे। क्या है, लाखों के घाटे, है ना। जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने बिजनेस के पर्पस से कोई मीटिंग अटेंड करने जा रही हूँ और मैं वक्त पर वहाँ पे ना पहुँच पाऊँ और बड़े बड़े मुल्कों के बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन बंधु ये सारी चीज़ों से बेखबर था। अब देखो बेटा, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि चंदू के बारे में बंधु के जहन में क्या ख्याल है। चंदू क्या था, बंधु का बेटा था। चंदू के बारे में बंधु ने सोचा कि बड़ा होने के बाद चंदू को भी इसी तरीके का काठ का घोड़ा बनना पड़ेगा, इसे भी इसी तरह ठेला खींचना होगा। बहुत ज़्यादा दुख की बात थी उसके लिए कि मैंने भी सारी ज़िंदगी ठेला खींचा और मेरा बेटा भी ठेला खींचेगा, क्योंकि उसने भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी। अगर टाइम पे और वक्त पे उसके समझ में आ जाता, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेता, तो आज शायद वो ठेला नहीं खींचता, कुछ और होता। उसे भी इस बात का एहसास होता, जैसे कि हम लोग बड़े होकर हमें ये एहसास होता है कि अगर हमने इस क्लास में उसमें अच्छे से हमने पढ़ाई करी होती, या 12th में 10th में अच्छे से पढ़ाई करी होती, तो आज मैं ये दिन नहीं देखती, शायद मेरा दिन कुछ और होता। तो बेटा कहते हैं ना कि पछताए कुछ नहीं होता जब चिड़िया चुग जाती है खेत। तो इसीलिए जो भी काम वक्त पे करना है उसे बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, तन मन धन के साथ करो कि हमें सक्सेसफुली हासिल करना है हर हाल में। अब देखिए बेटा, छठा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट है कि पैरों में पहिए लगवाने से बंधु की क्या मुराद थी। पैरों में पहिए लगवाने से, तो पैरों में पहिए लगवाने से मुराद है कि ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी, यानी ज़िंदगी में तरक्की करना, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी आप अच्छे से नोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में जुमले बनाने को आएंगे, सेंटेंस बनाने को आएंगे, है ना, वाक्य बनाने को आएंगे। तो जैसे आ गया कतार मतलब होती है लाइन। वो कतार में खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे आप मान लीजिए अपना रिजल्ट कार्ड देखने आए हैं, तो लाइन लगी हुई है, तो आप कतार में लगे हुए हैं। रफ्तार, ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है, यानी ज़िंदगी बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही है। आप इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। कैफियत,
कैफियत बेटा होती है हालत। मरीज़ की कैफियत आज अच्छी है या मरीज़ की कैफियत अच्छी नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फ़ख्र, फ़ख्र मतलब होता है बेटा गुरूर, घमंड। मुझे अपने ख़ानदान पर बहुत फ़ख्र है। नाज जिसको बोलते हैं, नाज, मुझे अपने बेटे पर नाज है, मुझे अपनी बेटी पर नाज है, फ़ख्र है। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं अपने वालिद साहब की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत बुलंद पाया शख्सियत के मालिक हैं। तो इस तरीके से फ़ख्र मतलब नाज होता है, गुरूर होता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर दुश्वार। दुश्वार मतलब होता है बेटा मुश्किल तरीन, दुश्वार, मुश्किल, परेशानी। गरीबों का जीना इस ज़माने में दुश्वार हो रहा है, गरीबों का जीना इस ज़माने में दुश्वार हो रहा है। हरकत, हरकत, हरकत ही का नाम ज़िंदगी है। हरकत मतलब बेटा कोई भी काम हम करते हैं, जैसे हम सभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारी हरकत है, यानी एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में शामिल है ये हरकत। हरकत ही का नाम हमारा ज़िंदगी है। आगे चलते हैं बेटा, अब आ गया आपका खाली जगह। कैसे करना है इसे? सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा साकित पड़ गया, बेजान पड़ गया। उसने भी अपने घोड़ों को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ाने का स्वांग किया था, कोशिश करी थी। स्वांग मतलब बेटा खामोश नकल, रूप बदलना जिसको बोलते हैं। वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक गया था, शख्सियत से चिपक गया था, उसकी पर्सनालिटी से चिपक गया था। उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। देखो अभी रिसेंटली मैंने आप सभी को माजी, हाल, प्रेजेंट पढ़ाया, मुस्तकबिल पढ़ाया। माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी माजी पास्ट, गुजरा हुआ कल, हाल जो हमारा चल रहा है प्रेजेंट, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर जो हमारा आने वाला कल होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम में इसी तरीके के सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे कि ज़माने के एतबार से इस जुमलों में कौन सा ज़माना पाया जा रहा है। तो जैसे अहमद कल आया था, तो इसमें था आया ना, तो इट मीन क्या है, ये माजी है हमारा, गुजरा हुआ कल है। मोहन बाजार से लौट आया, यानी ये काम चल रहा है, अभी अभी ये बाजार से लौटा है, ये काम जारी है, हो रहा है। सर्दी का ज़माना कब आएगा? मुस्तकबिल, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, भविष्य। सर्दी का ज़माना कब आएगा? गर्मी का मौसम जा रहा है, यानी जा रहा है, काम जारी है अभी। हम ईद के दिन मिलेंगे, यानी हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। जैसे हम अपनी सहेलियों से बोलते हैं इंशाल्लाह हम लोग ईद में मिलेंगे, तो ये हमारे मुस्तकबिल की बातें हैं, फ्यूचर की बातें हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा, लिखा, क्योंकि ये पिछले साल ये चैप्टर डिलीट था बट इस बार नहीं है। तो इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 100% आने की उम्मीद है। आप सभी इसे कॉपी पे नोट डाउन करिएगा और बहुत अच्छे से इसे साफ़ सुथरे अंदाज में लिखेंगे और अपनी क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक कराएंगे। थैंक यू।